नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर अब बड़े स्तर पर चिंता की बात सरकार के अंदर कम से कम इस वक्त है। मैं जरा एक एनिमेशन के जरिए आपको ये दोनों जो खबरें हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या कोई सुनियोजित साजिश करके भारत के अंदर ट्रेनों के हादसे जो है वो करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये किसी साजिश का किसी षड्यंत्र का इशारा कर रही हैं, या फिर आजकल हमने देखा कई सारे लोग इस तरह की बेवकूफियां जो हैं टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाकर देखने के लिए इन सब कामों में भी व्यस्त रहते हैं। अभी की जो घटना आ रही है वो अजमेर से आ रही है। अब अजमेर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, उस मामले को अगर आप देखें तो ट्रेन से किस तरीके से पटरी से ट्रेन को उतारने की या उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उसका आपको पता चलता है। जरा इस एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। बागर स्टेशन पड़ता है वहां पर कि सोच के देखिए, 100 किलोग्राम की कंक्रीट का एक ब्लॉक पटरी पर रख दिया गया। वो तो ट्रेन क्योंकि उसको तोड़ते हुए निकल गई और गनीमत की बात है कि इस कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा खेल किया गया, ये जो ब्लॉक पूरा रख दिया गया और उसके बाद ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, इसके पीछे आखिर खेल क्या है, कौन ऐसा कर रहा है? तो ये जो ट्रेन थी अजमेर की तरफ जा रही थी, बागर स्टेशन के पास यहां पर देखा गया कि किस तरीके से पटरी पर ये रहा 100 किलोग्राम का सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था। ट्रेन इसको तोड़ते हुए निकल गई। सोच के देखिए, अगर ट्रेन पलट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर से सरधना और बागरग्राम स्टेशन के बीच में यह सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह पर सीमेंट के ट्रैक रखे गए थे। मतलब अलग अलग जगह पर 2 जगह इस तरीके की लोगों ने कोशिश करी थी। इस मामले में जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर कर्मचारी रवि मुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर अब दर्ज कराई है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ट्रेन की हालत क्या हुई जब उसने टक्कर इतने बड़े सीमेंट के ब्लॉक को लगी। तो ये वो सीमेंट का ब्लॉक है। ऐसे सीमेंट के ब्लॉक 2 जगह रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक 8 सितंबर की रात को 10:36 पर सूचना मिलती है कि ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए हैं। मौके पर पहुंचे गए तो पता चला कि टूटा हुआ जो ये सीमेंट के ब्लॉक है वहां पर मिलते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है इसको तोड़ते हुए आगे निकल गई। गनीमत की बात है कि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की, जिसने लोकेशन पर जाकर ये पूरा मामला समझने की कोशिश की है। अजमेर में एक बार फिर दहशतगर्द और साजिशकर्ताओं ने एक रेलवे की डीएफसीसी की ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश यहां पर की गई है, मगर जो रेलवे के ट्रेन के जो पायलट हैं उन्हों को इस जो ब्लॉक है उसकी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने ट्रेन धीरे कर दी और जो ब्लॉक है वो हालांकि टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में ब्लॉक था बड़ा, करीब 1 क्विंटल वजनी। आप तस्वीरों में देखें, ये स्पीड होती है उस वक्त ट्रेन की जब यहाँ से ट्रैक पर डीएफसीसी की ट्रेन दौड़ती है। तो ये और इसी तरीके के डबल कंटेनर भी इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। गनीमत रही कि जो ट्रेन है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्पीड है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर जो डीएफसीसी की ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। तो आप ये देखें, उस ब्लॉक की जो वजन होगा करीब 1 क्विंटल होगा और वो टकराने से, इस ट्रेन के टकराने से इन टुकड़ों में तब्दील हो गई है। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी मैं जाब्ते के साथ मौके पर है और हर पहलू पर यहां पर जांच की जा रही है। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने शिकायत देखकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और एक बार सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, मौका आपने कर लिया है, सब चीजों की आपने तस्दीक कर ली है, ग्राउंड जीरो पर आप आए हैं, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, क्या साजिश करता हूँ कि क्या चाहते थे वो लोग? नहीं, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी को या रेलवे को नुकसान करने के लिए कोई साजिश की गई है। बाकी इसके बारे में जांच में ही कुछ बता पाएंगे।
हुआ क्या था सर, शिकायत में बताया ये क्या है? शिकायत में ये हुआ कि जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके ट्रैक पे सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए, जिससे ट्रेन टकराई और उससे ट्रेन के इंजन में भी नुकसान हुआ। और ठीक है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सर जो ब्लॉक है वो काफी वजनी है, हाँ, तो कितने लोग लगते हैं वो उठाने ये में? देखने से लग रहा है कि कम से कम 3-4 आदमी के द्वारा ही रखा गया होगा, क्योंकि 1-2 आदमी तो इसमें रख नहीं सकते, काफ़ी भारी है। तो अब जो पुलिस है किस दिशा में काम करेगी, क्योंकि दूर दूर तक जंगल है, कोई व्यक्ति है नहीं। क्या इस वक्त जब घटना के वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट हो रहा होगा, उसकी सीडीआर वगैरह ये तफ्तीश का विषय है? हाँ, ये जो बीटीएस वगैरह डाटा डंप है वो उठवाएँगे हम्म। और उसका तफ्तीश चल रही है कि इस टाइम यहाँ कोई मोबाइल कोई एक्टिवेट है तो उसके एंगल से हम तफ्तीश करेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरीके से ये पूरा वहां पर पुलिस भी जानकारी दे रही है, हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक बार फिर से जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया इस एनिमेशन के द्वारा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये एक मालगाड़ी जा रही थी, बागर स्टेशन जो है राजस्थान में, वहां पर यह घटना हुई। 100 किलोग्राम की यह स्लैब थी, 2 जगह पर इस तरह से स्लैब रखी गई थी। वो तो गनीमत थी कि किस तरीके से उसको तोड़ते हुए निकल गई वो ट्रेन, अदरवाइज वहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। से चलते मेरे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। लगातार चिंता जो है लोगों के मन में हर्षा ये बनी हुई है कि क्या ये एक सुनियोजित साजिश के तौर पर किया जा रहा है, या जिसको आजकल देखा जा रहा है प्रैंक के तौर पर लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। पुलिस इस पर जांच में क्या कह रही है? देखिए, जो राजस्थान में ये तीसरी ऐसी घटना है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको एज अ कंस्पिरेसी, या हम कह सकते हैं कि सुनियोजित तौर से किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 23 अगस्त और 28 को भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन उसमें मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा अलग था। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत भारी सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था ट्रैक पे। ये फ्रेट कॉरिडोर था, फ्रेट की ट्रेन थी जो डबल फ्रेट ट्रेन है और बहुत तेज़ रफ्तार से ये चलती है। लेकिन जो वंदे भारत को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, उसमें कट्टे रखे गए थे। जो सीमेंट का कट्टा है आई बेग योर पार्डन, जहाँ सीमेंट का कट्टा है वो रखा गया था, और जो 12 में छबड़ा में जो रखा गया था वहाँ पर मोटरसाइकिल की चैसिस वो रखी गई थी। और ये दोनों जो हुआ है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है उनके साथ ये किया गया था। इसलिए कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है पुलिस, और रेलवे पुलिस को लगता है कि, मेरे को लगता है कि वो इस दिशा में तफ्तीश जरूर करेंगे। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षा कुमारी सिंह जानकारी दे रही हैं किस तरीके से राजस्थान में ये तीसरी ऐसी घटना देखी गई है जिसमें इस तरीके से साजिश की तरफ कहीं ना कहीं इशारा होता है। पहले सीमेंट के कट्टे रखे गए, उसके बाद एक मोटरसाइकिल की चैसिस रखकर भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी क्या साजिश की ओर अब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, आपको दूसरी जगह ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास भी एक ऐसी घटना हुई जिससे सनसनी फैल गई। कालिंदी एक्सप्रेस, ये भिवानी जाती है ट्रेन। इस ट्रेन में जब ये आ रही थी तो शिवराजपुर उत्तर प्रदेश के पास कल की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें एक एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था। और ये सिलेंडर जो है, जिसको अंग्रेजी में एक मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से इसके साथ में पेट्रोल का एक शीशी जिसके अंदर एक कपड़ा रख के आप इस तरीके से कोशिश करते हैं रखने की कि वो आग पकड़ ले, और इस सिलेंडर से इस ट्रेन में आग लगाने की कोशिश, इसे डिरेल करने की कोशिश की भी जांच इस वक्त हो रही है। इन दोनों घटनाओं से सनसनी फैली हुई है। रेलवे के जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, रेलवे का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत खराब चल रहा है, और उसके बाद इस तरीके की जो साजिश की और इशारा जो कर रही हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो और भी चिंताजनक है। इसके बारे में जरा थोड़ी और जानकारी भी आपको देता हूं, कुछ इसके विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। ये जो एनिमेशन में आप देख रहे हैं किस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर शिवराजपुर इलाके में ये सिलेंडर मिला। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो एलपीजी सिलेंडर है जो वहां पर बरामद हुआ, और पुलिस इसकी जांच में इस वक्त जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर जो हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसका जो मकसद था वो ट्रेन को नुकसान पहुंचाना था और उसमें आग लगाना था। दरअसल कानपुर और आवारगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही इस कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पर यह सिलेंडर रखा हुआ था, जो उससे टकरा गया।
उसकी जांच लगातार इस वक्त पुलिस कर रही है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची, जांच की टीम वहां पहुंची, तो करीब 200 मीटर दूर एक सिलेंडर जो था, जैसा हमने आपको एनिमेशन में भी दिखाया और उन तस्वीरों में भी दिखाया, वो जो सिलेंडर था वो 200 मीटर दूर इस ट्रेन से टकराने के बाद पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जांच जो है अब उसमें दूसरे संदिग्ध चीजें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। संदिग्ध चीजों में से एक बोतल है, कुछ पीले रंग का पदार्थ है और सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। आपको ये बता दें कि 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मामले में भी रेलवे के सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी। पिछले कुछ महीनों में, साल में हमने देखा है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर कितना बड़ा बवाल हो रहा है, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसके बाद अब जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये बेहद चिंता का विषय सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मौके पे आप अवगत ही हैं कि 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस को कल शाम एक सिलेंडर से इम्पैक्ट हुआ है और सिलेंडर घटनास्थल पे मिला भी है। तो इस घटना पे जो भी है एक्यूज़ड, उसको पकड़ने के लिए, उसका तलाश करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग ने विशेष टीम गठित कर दी है। हमारे जीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में कई टीमें हैं, उसके साथ हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और जो प्रदेश की एटीएस है वो भी आके यहाँ देख गई है। वो भी अपने स्तर से इस पर छानबीन कर रहे हैं। अभी हम सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता है कि ये घटना क्यों और किस कारणों से हुई है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से ये दो जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच भी इस तरफ हो रही है, और क्या ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी क्या व्यापक जांच पूरे देश में कराने की आवश्यकता है, क्या इसके तथ्य निकल कर आते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस पर पूरी घटना होगी। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं रणवीर के पास, आपको ले चलता हूं। रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जांच में अभी हमने सुना कि जो प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें और भी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं, तो क्या इस पर पुलिस कर रही है और साथ ही साथ रेलवे इस पर अब क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी रेलवे आशंका जता चुकी है। देखिए, जो कानपुर की घटना हुई परसों शाम को, उसमें एक गैस सिलेंडर जो कि भरा हुआ था, उसके पास में एक भरी हुई बोतल जिसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, संभवतः पेट्रोल। इसके अलावा कुछ वाइट और येलो कलर का पाउडर, वो भी क्या है वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर प्राइमा फेसाई अगर इसको देखा जाए कि एक रेलवे की पटरी है, रात का अंधेरा है और वहाँ पर एक गैस सिलेंडर भरा हुआ पटरी के बीच में रखा हुआ है, उसके आगे थोड़ा सा एक बॉटल है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी आग अगर लगे तो आग बड़ी हो सकती है, और कुछ वाइट पाउडर है और येलो पाउडर है, वो क्या है ये जांच हो रही है। तो ये सीधे सीधे ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया होगा, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई होगा, और इसीलिए इसमें कंस्पिरेसी की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तरफ राजस्थान में 3 घटनाएं हुई, लेकिन बीते 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में रेल से जुड़ा ये चौथा मामला है। पहला मामला जुलाई महीने में आया था 18 तारीख को, जब गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई थी। 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज़्यादा डब्बे पटरी से उतर गए, 4 डब्बे पूरी तरीके से पलट गए थे, बाकी डिरेल हुए थे। इसके बाद दूसरी घटना उसी के बाद हुई अमरोहा में, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, मालगाड़ी डिरेल हुई थी। और तीसरी घटना हुई कानपुर में, जिस कानपुर में सिलेंडर मिला है, इससे पहले जो साबरमती एक्सप्रेस थी रात लगभग 2:30 बजे के आसपास वो डिरेल हो गई। सारी की सारी ट्रेन पटरी से खिसक करके किनारे आ गई थी। कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि डब्बे पलटे नहीं थे, लेकिन डिरेल हुई कैसे ये जांच का विषय है। और चौथा मामला फिर से कानपुर से आया जब ये सिलेंडर वाला वाकया हुआ। तो एक के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप देखिए कि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल खामी नहीं है जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। गोंडा वाली घटना और इसके बाद ये जो सिलेंडर वाली घटना, इन दोनों घटनाओं में आप देखिए कि गोंडा में लोको पायलट ने घटना के तुरंत बाद अधिकारियों को ये बताया कि कोई मजबूत चीज़ टकराई थी, और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कानपुर में भी दिखाई दी है, और ये इसकी जाँच चल रही है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण खबर है, रणवीर इस पर नजर बनाए हुए हैं कि इस जो पूरी जांच है उसका आखिर निकलता क्या है। लेकिन क्या इस वक्त रेलवे को और ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर पुरजोर होने की आवश्यकता है? क्या इस वक्त जो देश के अंदर एक बड़ी इसके ऊपर जांच करने की आवश्यकता है, और क्या क्या करा जा सकता है इससे बचने के लिए? पीपी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं,
पूर्व संयुक्त सचिव हैं रेलवे बोर्ड के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या इससे पहले जो लगातार हमने देखा कि रेलवे का सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि लगातार हादसे हो रहे हैं, रेलवे सेफ्टी पर कितना काम कर रहा है, तो क्या सभी हादसों को इस कैटेगरी में डाल दिया जाए कि साजिश के तहत हो रहे हैं, या फिर इन्हें अलग अलग देखने की आवश्यकता है और इस पर क्या आगे काम करने की आवश्यकता है? नहीं, आपकी जो रिपोर्ट पे भी अगर ध्यान दें तो दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे बालासोर का हो या आपकी अभी जो रिपोर्टिंग पे गोंडा का याद दिलाया, आप लोहा का याद दिलाया, तो वो एक अलग मामला है, उस पर बात है ना। लेकिन पहले जो अभी ये तो प्राइमा फेसी एक साजिश और षड्यंत्र लगता है। अगर मैं सिलसिलेवार आगे बढ़ूं तो जो अजमेर में 100 किलो का, आप समझ सकते हो कि कम से कम 3-4 आदमियों को उठा के लाना होगा। मुझे ये मुश्किल नहीं होगा। आखिर ऐसी कोई चीज, उस सीमेंट कहाँ से होगी, उस पर कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उसमें उसके जिन्होंने उठाया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी का मर्डर करने की बात। अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इन ऐसे अपराधियों को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि, और ये रेलवे से ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उसकी कानून व्यवस्था की है। रेलवे की ड्राइवर की तो मैं तारीफ करूंगा कि वो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी थी और उसने इस ढंग से उसको पास किया कि वो कम से कम एक्सीडेंट और डिरेल होने से बच गया। भले ही हताहत कोई नहीं होता उसमें, लेकिन एक आर्थिक रूप से तो रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होता ही, और एक गलत संदेश भी जाता है जी। अब दूसरी जो कानपुर के पास हुई है, वो भी सिलेंडर वाला मामला है। मेरा मानना यह है कि अब इसको, ये प्रश्न रेलवे की जिम्मेदारी का उतना नहीं है जितना कि उस राज्य विशेष और उसकी व्यवस्था का है। देखिए, आप लोग सब विद्वान हैं, जब अंग्रेज यहाँ आए तो सबसे पहले इस देश की लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर के एक वो हैं कि चाहे वो समाज के किसी भी कारण से हों, आपसी द्वेष से हों, समाज के विघटन से हों, लेकिन इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। और इसमें जितना जल्दी हो सके, ये किसी दूसरे क्राइम से भी बड़ा क्राइम है। पैसेंजर ट्रेन की जो अजमेर की एक और आपकी रिपोर्टर ने जो बताई, राजस्थान की, जिसमें बाल बाल बचे वो मोटरसाइकिल की चैसेस रखी थी और दूसरी रखी थी, ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये राज्य सरकार की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सर, आपको लगता है कि ये, जैसे आपने कहा प्राइमा फेसी है, साजिश की ओर इशारा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं और ये बड़े वीडियो आपको वायरल दिखाई पड़ते हैं, सिक्का रख दिया, गेंद रख दी, किसी ने एक बाल्टी रख दी और कुछ सामान रख दिया और उसका वीडियो बना रहे हैं कि देखिए रेल जा रही है और उसने उसको कैसा हाल कर दिया है। तो क्या ये उसका एक, आप देख रहे हैं कि ये पागलपन है इस तरह का वीडियो बनाने का, या आपको इसके ऊपर कोई बड़ी साजिश दिखाई पड़ती है, उससे भी जघन्य साजिश दिखाई पड़ती है? देखिए, आप भी समाज पर नजर रखते हैं और मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। ऐसे छोटे मोटे जैसे सिक्का रख दिया, कोई गेंद रख दी, ऐसे मेरे ख्याल से ऐसी शरारतें तो होती हैं, लेकिन 100 किलो की चीज है, ये शरारत नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, पूरी तरह से उसको डिरेल करने वाला मामला। लेकिन मैं इसकी एक और इसका सामाजिक आयाम कहूंगा कि अगर हमारा यूथ इस किस्म से, जैसे कि वो सेल्फी लेने के चक्कर में टकराता है, ये उस समाज की बड़ी 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 बुराई, या मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं उसकी विकृति की तरफ इशारा करता है। और हमें उस बुनियाद की तरफ जाना होगा कि हमारा यूथ जो बेरोजगार है, आखिर उसको कैसे, खैर हम इन चीजों को बहुत उस रूप में नहीं जोड़ सकते। फिलहाल तो यही कहूंगा कि ये षड्यंत्र है पूरी तरह से, और रेलवे राज्य सरकार से कहे कि इसका पता लगाए, क्योंकि कुछ दूसरे एक्सीडेंट अलग किस्म के हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार। और अंत में क्या आप चाहेंगे सर कि जैसे आपने कहा रेलवे से ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों की, उस राज्य की ज्यादा जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाओं के ऊपर देखने की, क्या आप चाहेंगे कि इसकी एक व्यापक जांच हो, एनआईए द्वारा जांच होनी चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एनआईए हो या जो भी हो, प्रश्न उसका नहीं है कि उस एजेंसी का नाम क्या है। अगर मान लीजिए कोई एक कंपिटेंट एक इंस्पेक्टर भी, ये दोनों ही मामलों में, जो सिलेंडर है, सिलेंडर पे भी किसी ने उठाया होगा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होंगे, उंगलियों के निशान होंगे, चारों तरफ के आसपास के वो होंगे, बोतल का है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे खाली छोड़ दिया, माफ कर दिया, तो ये कल को और बड़ा हादसा, देखिए कुछ भी हो सकता था। और इस रूट पे जहां कानपुर की बात है, इसमें तो सवारियां बहुत ज्यादा होती हैं, सैकड़ों एक एक डिब्बे के अंदर होते हैं, तो इसको उस रूप में कंट्रोल करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत सारे मासूम लोगों की इसमें जान की हानि भी हो सकती थी, इसलिए इसको एक बड़ी साजिश की ओर से जितनी
अर्जेंसी के साथ, जितनी निष्पक्षता और जितनी संवेदनशीलता के साथ इस जांच की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इसकी तह तक पहुंचने की भी आवश्यकता है। कम से कम ऐसे लोगों को, शरारती तत्वों को या जो भी इस तरह की साजिश कर रहे हैं, उन्हें सजा की देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के चुनावों की, जहां पर बीजेपी ने अपनी जो दूसरी लिस्ट है वो भी अब जारी कर दी है और इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पहली सूची में बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। अब कुल मिला के 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। बाकी 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार आने बाकी हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा बीजेपी की इस लिस्ट में। अखिलेश जी, क्या है खास, जरा दर्शकों को बता दीजिए। कुल मिलाकर विरोध के स्वर बीजेपी झेल रही थी अपनी पहली लिस्ट के बाद, दूसरी लिस्ट में अब इन्होंने कुल मिला के अगर देखा जाए तो हरियाणा का मोटा मोटा सारा जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें उतार दिया है। 2 मुसलमान कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। ये भी शायद हरियाणा में बीजेपी ने बहुत सालों बाद किया होगा। निश्चित तौर पर, और मोटे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी के करीब करीब सारे नाम आ गए। केवल 3 सीटों पर नाम अभी नहीं आए हैं। इसमें महेंद्रगढ़ की सीट भी बाकी है, जहां पर कि रामविलास शर्मा की दावेदारी काफ़ी मजबूत है। देखना होगा कि बीजेपी उन्हें उतारती है या फिर उनको संन्यास दे देती, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अभी जो लिस्ट आई है इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से पहली सूची में कई मंत्रियों के, विधायकों के टिकट काटे थे, उसी सिलसिले को आगे जारी रखा है। इसमें 2 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं और कुल मिलाकर के 5 विधायकों के टिकट बीजेपी ने दूसरी सूची में काट दिए। तो पहली और दूसरी को अगर मिलाएं तो बीजेपी ने 4 मंत्रियों समेत 14 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। ये एक बड़ी संख्या है, क्योंकि बीजेपी के अगर 41 विधायकों में आंकड़ा देखा जाए तो ये करीब 35% का आंकड़ा बैठता है। यानी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। उसे लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, पार्टी को उतना ही इसमें एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने में फ़ायदा होगा, मदद मिलेगी। तो यही कारण है कि करीब 35% विधायकों के टिकट बीजेपी ने इसमें काट दिए हैं। और इसमें 2 महिलाओं को भी बीजेपी ने टिकट दिए है। पहली सूची में 8 महिलाओं को दिए थे, तो कुल मिलाकर के 10 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिए हैं। अगर जातिवार तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने अपने इन 87 उम्मीदवारों की सूची में ओबीसी को टिकट दिए हैं। उसके बाद जाट और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, तो ओबीसी, एससी और जाट पर बीजेपी का खासतौर से फोकस है। इसके बाद ब्राह्मण और पंजाबियों को भी बीजेपी ने इसमें ज़बरदस्त तरीके से टिकट दिए हैं। तो बीजेपी ने अपना कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पहली सूची के बाद बीजेपी को कई जगह पर असंतोष का सामना करना पड़ा था। वो तस्वीर आई थी जिसमें ये देखा था कि कई लोग जो दावेदार थे टिकट के लिए, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो फूट फूट करके रोने लगे थे। कई जगह लोगों ने ये कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी लगातार पिछले 3-4 दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। उनसे पर्सनली जाकर के मिला जा रहा है, उनको कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि आप अपना नाम वापस ले लें, आप चुनाव ना लड़ें। लेकिन उनमें से कई भी माने नहीं हैं। तो ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर सिरदर्द पैदा करेगा। तो पार्टी कोशिश यही कर रही है और पार्टी की उम्मीद भी यही है कि जो दूसरी सूची आई है इसके बाद वैसी बगावत ना देखने को मिले जैसे कि पहले देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी पार्टी ने टिकट बांटने में जिस तरह से कहा जा रहा है कई परेशानियां पार्टी को हुई हैं, इसका एक नतीजा आज भी देखने को आया। जबकि पेहोवा सीट है अंकित, यहाँ पर जिन्हें उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया था उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। तो ये बड़ा रेयर होता है पार्टी में या किसी भी पार्टी में कि जिसको टिकट दे दिया जाए वो अपना टिकट वापस कर दे। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि 2 बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना टिकट वापस कर दिया था और अब हरियाणा में भी आज ये हुआ है कि एक उम्मीदवार ने अपना टिकट वापस कर दिया। तो बहरहाल उनकी जगह पार्टी ने यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है चुनाव लड़ने वाली, उम्मीदवार जो है मोटे मोटे तौर पर हरियाणा में सामने आ चुके हैं। 12 तारीख को हरियाणा में नॉमिनेशन की आखिरी डेट है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका नामांकन भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल भी पहुंचे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है, ये लाडवा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से होगा। इससे पहले इन्होंने अभी हाल ही में करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। Sir, welcome to NDTV. So
We have seen a huge number of the supporters. They are welcoming. They are along with you to give a very strong message. So, what do you want to say? क्या कहना चाहते हैं? आज लाडवा की सरदारी का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, वो गजब का उत्साह आशीर्वाद अपने बेटे को देने के लिए आए हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। तो बिल्कुल 8 अक्टूबर को कोई संशय नहीं है, आपके सामने है कितना जोश और उत्साह लोगों के अंदर। बीजेपी को क्या कोई चुनौती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आप एक प्रदेश में जा रहे हैं। बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। आज आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत व्यस्त है और कितना हजूम लोगों का उमड़ रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कल आपको लगता है पॉलिटिकल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल? बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सभी को समझा करके काम में लगेंगे। तीसरी बार बड़ी एक सर लास्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत कम टाइम मिला है, कोई थोड़े से काम बता दीजिए जो लोगों के लिए किया है। 5 साल का अभी आगे कार्यक्रम है। हमने अब अभी भी आपने बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। किसानों को पूरी फसल एक दाना MSP पर खरीद रहे हैं। लंबे काम हमने किए। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे की, जो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध झेल रहे हैं। एक बयान में उन्होंने चीन की बीजेपी ने कहा चीन की तारीफ कर रहे हैं। चीन को बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि भारत और अमेरिका जैसे देशों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि देश बेरोजगारी का सामना कर रहा है। पश्चिम के देशों में भारत में बेरोजगारी की समस्या है, चीन वियतनाम में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। एक वक्त अमेरिका उत्पादन का केंद्र हुआ करता था, फिर उत्पादन कोरिया, जापान और फिर चीन की तरफ गया। चीन ग्लोबल प्रोडक्शन पर हावी है। इसके बाद राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर बयान दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 को वह स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि आम चुनाव निष्पक्ष नहीं था, यदि निष्पक्ष होता तो बीजेपी 240 सीटें भी नहीं जीत पाती। नियंत्रित चुनाव राहुल गांधी ने 2024 को बताया। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. तो राहुल गांधी इस बार अपने बयान में ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पैसा खर्च किया और इलेक्शन कमीशन ने भी उनका साथ दिया कि पूरा जो इलेक्शन का कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी की कैंपेन को सूट करने के लिए बनाया गया। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने अब तक तीखा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हार के बाद अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं। देश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उनने भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। पर अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के एक और बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इसको एक बार फिर से आक्रामक है। कल राहुल गांधी ने अमेरिका में वर्जीनिया में कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या गुरुद्वारे में वो जा सकेगा। राहुल गांधी जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अपना बयान दे रहे थे, उस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कही। उस पर अब हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पलटवार किया है।
First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. At least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रशांत, चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है. राहुल गांधी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई की उस पर बात कर रहे थे. वो कह रहे थे कि हमारी लड़ाई इस बात की है कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता उनकी जारी रहेगी या नहीं रहेगी. उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कही गई, जो पगड़ी की बात कही गई. बीजेपी का इस पर ज़बरदस्त पलटवार आया. राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उसके ऊपर बीजेपी के पूरा ज़बरदस्त विरोध भारत में देखने को मिल रहा है. जी देखिए अंकित, कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, लेकिन उदाहरण बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत दिया है. अब तक बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अब तक राहुल गांधी ये कहते थे कि देश में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, लेकिन अब सिखों के खिलाफ भी वो बीजेपी को बता रहे हैं. और उनका यहाँ तक कहना है कि सिखों को अब इस बात की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि उन्हें पगड़ी पहन सकते हैं या नहीं, अपना कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं. तो जाहिर है बीजेपी अब राहुल गांधी को ये याद दिला रही है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों का कत्लेआम हुआ था वो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था. और एक ही बार सिखों पर खतरा इस तरह का आया था, वो उसी समय था. तो बीजेपी जाहिर तौर पर पलटवार कर रही है राहुल गांधी पर. और केवल इसी बयान पर नहीं अंकित, राहुल गांधी के बयानों में विरोधाभास को भी बीजेपी रेखांकित कर रही है. बीजेपी का कहना है कि देश में राहुल गांधी कहते हैं कि वो जीत चुके हैं चुनाव 2024 को, और बाहर जाकर कहते हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ और चुनाव फेयर नहीं हुआ था. तो जाहिर तौर पर बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मौका मिला है. राहुल गांधी जब भी आप जानते हैं बाहर जाते हैं कुछ इस तरह का बयान देते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है. चीन के मामले पर जब भी चीन का मामला आता है बीजेपी उनको याद दिलाती है कि 2017 में, जहां तक मुझे याद है, 2017 में चीन के साथ तनाव चल रहा था और उनकी एक तस्वीर आ गई थी चीन के राजदूत के साथ. तो इस तरह की बातों पर बीजेपी को मौका मिला है और राहुल गांधी पर हमलावर है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ. कुछ दिनों पहले, साल भर पहले, दिल्ली का चांदनी चौक का कायाकल्प सब जगह चर्चा का विषय था. अब दिल्ली की एक पहचान और सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लौटती दिख रही है. चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है. जगह जगह पर कूड़ा बिखरा हुआ है और इस कूड़े के ढेर के बीच लोग खरीदारी, खाने पीने के सामान खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं. दरअसल चांदनी चौक की शक्ल बदलने पर दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए. शुरुआत में साफ सफाई को लेकर काफ़ी ध्यान दिया गया. उसके बाद चांदनी चौक की हालत फिर से वैसी की वैसी हो गई. बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा शर्म आ जाएगी. ये देखिए पहले कैसे सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद अब हालत क्या है. हमारे सहयोगी शरद शर्मा चांदनी चौक पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट जो फाइल की है ज़रा वो देख लीजिए. लेकिन चांदनी चौक के हाल जो है वो फिर से बेहाल क्यों है? बिजली के तार लटकते हुए किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के लिए कितना मुश्किल एक बार फिर से चांदनी चौक में रहना हो गया है. हमारी सहयोगी प्रेरणा की ये रिपोर्ट देखिए.
इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सबसे बिजी और पुराने मार्केट चांदनी चौक में, और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। कहीं टाइल्स टूटे हुए हैं, कहीं कूड़ों की ढेर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खबरें आई थी जिसके बाद जो एमसीडी है वो जुड़ गई है साफ़ सफाई में। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ जो 1 किलोमीटर की पूरी स्ट्रेच है और लाल किले जंक्शन से लेकर मस्जिद तक, वो पूरी जो स्ट्रेच है वो गंदगी से भरी पड़ी है। कहीं पानी जमा हुआ है, जब बारिश होती है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। और जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। जो यहाँ के व्यापारी हैं वो परेशान हैं कि क्या कुछ जो इसके वजह से जो कस्टमर्स हैं वो आना बंद कर देते हैं। कस्टमर्स तो परेशान है ही, दूर दराज से जो लोग घूमने आए हैं वो भी काफ़ी परेशान है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद कुछ व्यापारियों से कि क्या कुछ तकलीफ़ें हैं उन्हें, क्या कुछ समस्याएं उन्हें देखनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामसूख तिवारी। कब से आप यहाँ पे व्यापार कर? हम तो यहाँ 58 साल हो गए मेरे को। 50। क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ गंदगी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये गंदगी के बारे में, जब हड़ताल है कर्मचारियों की, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या रोटी खिलाएं, तो क्यों काम करें? वो इसी पे हड़ताल किए हैं। और क्या कुछ तकलीफें होती हैं? तकलीफें, मान लीजिए बारिश होती है, हवा बहती है, ये सारे कूड़े सड़क पे फैलते हैं। ये तकलीफें गंदगी के घर हो जाता है। भाई अगर कायदे से उनको तनख्वाह मिले, वो काम करें, तो क्यों गंदगी होगी? कस्टमर्स आते हैं कि नहीं इसके वजह से, गंदगी की वजह से? कस्टमर कम हो जाएंगे, कैसे आएंगे? और फिर खाने वाले काम में तो नहीं खड़े होंगे यहाँ। तो क्या कुछ तकलीफें यहाँ पे गंदगी की वजह से होती है? मतलब पहले तो पब्लिक को सोचना चाहिए, गंदगी ना फैलाए। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि अगर हो भी जाता किसी वजह से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं सिखाया जाता कि गंदगी कहाँ फेंकनी चाहिए। गंदगी होने के बाद जितने भी यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं काम तो करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ढेर लग जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये गंदगी 4-5 दिन से बिल्कुल सफाई नहीं हुई, बदबू आ रही है, ग्राहक चलने में परेशानी आ रही है। और आपने देखा कितनी तरह से आज के टाइम में डेंगू वेंगू चल रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां लग जाएं। तो गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहती कि उसको सफाई कैसे करनी चाहिए। 2 कंपनी की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इसमें जनता पिस रही है। क्या कुछ तकलीफें होती हैं सर यहाँ पे गंदगी के वजह से? इतनी जो गंदगी है, तो आप तो देख रहे हो कितना गंदगी है। टूरिस्ट आने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। टूरिस्ट कहते हैं कितना गंदगी है यहाँ पे, इसके सफाई होना चाहिए। कब से ये गंदगी यहाँ पे मौजूद है? ये आपका 2 दिन हो, कल से 2 दिन हो गए इसके। लग रहा है स्थिति ये कितनी गंदगी वगैरह, उस बारे में क्या कहना चाहिए? पहले से तो खैर बहुत सुधार है, लेकिन अभी के हिसाब से तो डे बाई डे बढ़ रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ हाँ ऐसा हो रहा है, ये दिख रहा है। मतलब अब जब भी हम लोग आ रहे हैं जैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जब ये पूरा रेडी हो गया था तो काफ़ी अच्छा था। मतलब वही ना कि हाँ डे बाई डे कोई ना कोई इंसान आता, कोई केयर नहीं है, बस अब अपने में लगे पड़े हैं बस। अब तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ, क्योंकि रेगुलर विजिट करती है तो गंदगी बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी आई हैव सीन, आई हैव जस्ट एंटर्ड हियर एंड आई सॉ दिस। मतलब ये चीज़ देख के मेरा लिटरली मूड ख़राब हो गया। एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। यू नो, इंडिया से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस जगह पे विजिट करने के लिए। चांदनी चौक है, सामने गुरुद्वारा है, एंड टूरिस्ट, आपको पता है यहाँ पे अधिकतर ऑलमोस्ट टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। बट ये चीज़ इज़ रियली रॉन्ग। मतलब ये एक गलत इम्पैक्ट दे रहा है हमारी कंट्री के और भी। सो आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। इसके बारे में, गंदगी वगैरह के बारे में ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ गलियां तो ऐसी हैं, जब मेट्रो से बाहर निकलते हैं हम लोग चांदनी चौक में आने के लिए, तो बहुत जो है सो उसमें गंध, बैड स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस किए। उसमें था बहुत कचरा था, उसमें से निकलने में लग रहा था कि वो काफ़ी इन्फेक्शस मतलब फील हो रहा था सांस लेने में। खाना पीना बहुत फेमस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंदगी की वजह से उसमें भी आपको ऐसे मन में ये हो रहा होगा? ये हो रहा था कि ये कहीं हाइजीन नहीं है उसमें, तो खाने में भी उसको डर लग रहा है कि कैसे खाएं उसको, हेल्दी नहीं है वो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टूरिस्ट हैं जो घूमने आए हैं इस मार्केट को, वो भी परेशान हैं। और ये जो लड़ाई है वो 2 पार्टियों के बीच तो है, 2 पार्टियों के बीच नहीं कहेंगे इसे, 2 PWD और MCD के बीच जो है ये लड़ाई है कि कौन इसकी साफ़ सफाई को देखेगा। हालांकि अभी जो MCD है वो साफ़ सफाई में जुड़ गई है और ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसकी साफ़ सफाई चल रही है। लेकिन ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये
जो गंदगी है वो इतने बड़े स्तर पे है कि ना जाने इसे साफ करने में कितनी समय लगेगी, और जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये जो है ये साफ़ सफाई की जाती है, ये गंदगी यहाँ से हटाई जाती है, क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ लोग आना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ का खान पान लोगों को बहुत पसंद है। और ऐसे में अगर यहाँ ऐसी गंदगी रहेगी, गंदगी बनी रहेगी, कुछ व्यापारियों ने बताया कि 4-5 दिन से ये जो है गंदगी है, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 सितंबर को ख़त्म हो गया था, एमसीडी के एक ऑफिशियल ने हमें बताया। तो अब ये देखना होगा कि कब ये गंदगी साफ़ होती है, लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि रोज़ाना यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो गंदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं बिजली के तार लटक रहे हैं, तो कहीं टाइल्स टूटे हुए, तो कहीं पानी का जल जमाव से बदबू फैली हुई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जगदीश मामगई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चेयरमैन हैं एमसीडी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा पैसा खर्च करके और बहुत चाव से ये दिखाया गया था कि देखिए चांदनी चौक का कायाकल्प हो गया है। एक काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, दूसरा होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। क्यों ऐसी हालत हो गई है सर चांदनी चौक की, एक बार फिर से? देखिए ये जो ब्यूटिफिकेशन हुआ वो हुआ जो रोड स्ट्रेच है लाल किला से फतेहपुरी तक का, और इसलिए भी हुआ कि चांदनी चौक एक हेरिटेज एरिया भी है और सारे देश से लोग आते हैं, वहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, तो इसलिए उसका ब्यूटिफिकेशन भी हुआ। वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं की गई, व्हीकल्स की भी एंट्री बैन की गई, ताकि जो है लोग मार्केट को पैदल घूमे और अच्छे से उसका एंजॉय कर सके। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में सरकार ये भूल गई कि एक मानवीय स्वभाव है, दोनों तरफ दुकानें हैं, और आपने भी अभी देखा होगा जितनी भी जगह पत्तल और वो पड़े हैं वो फूड स्टॉल्स हैं सारे। दही बल्ले, वो मेट्रो से निकलते हैं तो दही बल्ले वाले का स्टॉल है, उसका दही बल्ले की भीड़ जितनी होती है उसके पत्तल नीचे पड़े होते हैं। ये सारी आप देखिए सब स्टॉल्स पे जो है ये यहीं के लोगों का किया हुआ है, कोई बाहर से तो आया नहीं ना। इसी प्रकार छोले भटूरे मतलब यहाँ से लेकर एंड तक जितने खाने के स्टॉल्स हैं या दूसरे लोग हैं, गंदगी वो अपना भाई कूड़ा तुम अगर बेच रहे हो, एक छोटी छोटी दुकान पे तुमने स्टॉल लगा रखे हैं और ग्राहक हैं ज्यादा, तो उसका अरेंजमेंट तो करो कि वो सारा वहां पे न फैले और उसको वो करे। पीछे एमसीडी ने 2-3 साल पहले मुझे याद है एमसीडी ने ये कूड़े के टप रखवाए कि भैया चाहे भले ही पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस कर रही है, लेकिन ये कूड़े के टप रखवाए कि भाई कूड़ा जो है अगर तुम नहीं व्यवस्था कर सकते तो इसमें डालो जी। उसमें भी डालने के लिए तैयार नहीं है, और डालते हैं तो औना पौना डालते हैं, फिर ग्राहक को बांटते हुए पैसा कमाना है ना, ग्राहक को दे रहे हैं, ग्राहक ने भी खाया पिया पत्तल फेंक दिया, क्योंकि आपने अरेंजमेंट ही नहीं किया उसको व्यवस्था के लिए। दूसरी बात अब ये है, और दोनों तरफ क्योंकि जो रोड का हिस्सा है वो ब्यूटिफाइड है, वो ये 2-3 दिन से जो है ये इशू जरूर हुआ है, उसको भी एमसीडी ने टेक ओवर कर लिया, और एमसीडी ने सर क्या ये पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के बीच की लड़ाई का भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है? कौन करेगा? एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, ये क्या था कि ये जो ये जो रोड थी इनिशियली जब मैं चेयरमैन था ये हमारे एमसीडी के पास ही थी, और ये ब्यूटिफिकेशन हमारे प्रपोजल हम ही लाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब 60 मीटर से बड़ी रोड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ले ली 2011 ऑनवर्ड्स, तो ये भी इसकी जो रोड है ये भी पीडब्ल्यूडी के ने टेक ओवर कर ली और पीडब्ल्यूडी के अंदर चली गई। ठीक है। काफी समय तक एमसीडी ही सफाई, तो चूंकि पहले भी एमसीडी करती थी तो एमसीडी ही करती रही। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसकी ब्यूटिफिकेशन को वो अति उत्साह में कि ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो वो बनाए गए हैं, डिजाइन बनाए गए हैं, उनकी भी पॉलिशिंग होगी। देखिए एमसीडी का स्टाफ तो झाड़ू लगाएगा और कूड़ा उठाएगा, अब वो पॉलिशिंग करना पत्थरों का या वो उस प्रकार का ज्यादा ओवर ब्यूटिफिकेशन वो करता नहीं है, और उसका वो कैपेबल भी नहीं है, वो ट्रेंड भी नहीं है उसके लिए। तो पीडब्ल्यूडी ने उसके लिए एक अलग से जो है टेंडर कर दिया और उनको ठेका दे दिया ये, और वो ठेका एक साल करके वो पिछले साल से जो है पीडब्ल्यूडी ने इसको वापस लेने की कोशिश करी कि भाई हम इसको विड्रॉ करते हैं और एमसीडी इसको कंटिन्यू करें। तो ये एक तरह से क्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पॉलिटिकल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक साल से पीडब्ल्यूडी और एमसीडी में दोनों एक ही दल की सरकार है। हाँ। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मतलब इसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी का एंगल भी नहीं है, जरूरत है कि इसको थोड़ा समन्वय बेटर करना पड़ेगा। मिस इंटरप्रिटेशन है, और दूसरा क्या है, मिसमैनेजमेंट भी, और साथ ही साथ लोगों को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जो व्यापारी हैं वहां पर
वो सिर्फ इस बात को सोच के कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की जिम्मेदारी है, जो लोग वहां जा रहे हैं, सिर्फ इसी बात से काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर अगर कुछ बना है तो वो देश के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, सबकी संपत्ति है, उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।